नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूं और इस 50 क्वेश्चंस में से आपको हिंदी, इंग्लिश और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। एक प्रश्न आपसे यहां पे यह पूछा जा सकता है कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का। यानी कि 1 रुपये के छोड़कर आपसे किसी भी नोट के बारे में पूछे कि किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई के गवर्नर। सिर्फ 1 रुपये पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव है कौन? अजय भूषण। यहां पे आरबीआई की भी बात हुई है। आरबीआई को स्थापित कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। मुंबई कहां है? महाराष्ट्र की राजधानी है और इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंडिया का। पहला गवर्नर आरबीआई का कौन था? सर ओसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में कितने नंबर के गवर्नर है? 25वां नंबर के। और पहले वाला आपको ध्यान रखना है, पहला नंबर पर सर ओसबोर्न स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2 बिहार से रिलेटेड, श्री हरगौरी मंदिर कहां स्थित है? यानी कि किस जिला में है श्री हरगौरी मंदिर? आप चित्र में देख सकते हैं, यह है श्री हरगौरी मंदिर और यह किशनगंज में है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, किशनगंज जो है बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित है और किशनगंज पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। किशनगंज जिला कब बना था? 14 जनवरी 1990 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? पिछले वर्षों के एग्जाम में पुस्तक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये जो है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का एकमात्र वैज्ञानिक था जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। ओके। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किसी भी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप लोग ये मत समझिएगा कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लाया गया है। देखिए, आसान क्वेश्चन में ही बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के भारत की कौन थी? तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश। अच्छा, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस, ओके, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और आपको यह याद आ रहा होगा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन यह भी सही है और यह भी सही है। अब देखिए, यहां पे कंफ्यूजन को सोल्व कीजिए। 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस इंडिया में? सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है इस दिन, इसलिए उसी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। और सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, जिनका की निधन हाल फिलहाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी से, खेतों में हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में लाल वाला शब्द क्या है? वैसे मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये बताइए, खेतों में हरियाली नजर आ रही है, इसमें हरियाली शब्द क्या है? वैसे वहां आपको क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिखा रहेगा, वहां आपको बोलेगा कि अंडरलाइन वाला
का मतलब बताएं, यानी कि हरियाली शब्द जो है क्या है, तो ये है संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उदाहरण राम सीता। जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का और पक्षी हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना चांदी हो गया। समूहवाचक संज्ञा पुलिस सभा। और भाववाचक संज्ञा, इसका उदाहरण प्रशंसा सच्चाई। और इंपोर्टेंट, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, तुम, यानी कि किसी का नाम, जैसे राम। राम तो वैसे भगवान है, उसे तुम बोलना अच्छा नहीं है। राम को क्या बोलेंगे? आप अच्छे हो, तो आप क्या हो गया? उसमें सर्वनाम हो गया। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखिए, आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लोगे। इस वाक्य में आप क्या है? कौन बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लेगा? आप न, तो आप हो गया आपका सर्वनाम। अगला देखिए, विशेषण क्या है? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनामी शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुनहरा, काला, छोटा। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखिए, आप मेहनती हो इसलिए आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन होगा। आप क्या हो जो आपका सिलेक्शन होगा? आप मेहनती हो ना, तो मेहनती आपका क्या बता रहा है? विशेषता, तो विशेषण हो गया। अगला देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस कार्य के करने या होने की बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, सोना, मरना। और क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। और उदाहरण के लिए वाक्य देखें, हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। हम लोग बिहार पुलिस की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी हो गया क्रिया यानी कि वर्ब। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर उसी से संबंधित है, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। आदरणीय शब्द इनमें से क्या है? आदरणीय शब्द विशेषण है, एक विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, मुंबई, मेड, एक्सेट्रा। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, यह। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कार्य के करने या होने की बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, लिखना, दौड़ना इत्यादि। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे संज्ञा विशेषण कहते हैं, जैसे होनहार, सुंदर इत्यादि। तो यहाँ पे आपका आदरणीय क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? फिजिक्स का क्वेश्चन यानी कि साइंस का। विद्युत आवेश का सुचालक इनमें से कौन है? तो ये होगा आपका तांबा, कॉपर जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, तांबा विद्युत आवेश का सुचालक होता है। और विद्युत आवेश का सबसे उत्तम सुचालक कौन है? चांदी, यानी कि चांदी में सबसे तेजी से विद्युत, यानी कि लाइट जो हम लोग जलाते हैं इसमें सबसे ज्यादा तेजी से पकड़ता है। अच्छा, विद्युत का सुचालक कहते हैं किसको है? यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सके उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। जैसे कि आपका कॉपर हो गया, इसमें तो लाइट चला जाएगा। और जैसे आप पीतल लीजिए, इसमें लाइट आएगा? नहीं आएगा, तो ये कुचालक हो गया। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत का कुचालक किसे कहते हैं, उदाहरण दे देगा तो आप क्या मारिएगा कि कुचालक कहते हैं पीतल, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। और सुचालक, विद्युत का सुचालक वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित कर सके उसे सुचालक कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन विच स्टेट सिचुएटेड? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अच्छा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये भी तमिलनाडु में है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रॉबर्ट भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? राजस्थान में। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहां है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहां है? कर्नाटक में। काकरपारा परमाणु विद्युत गृह कहां है?
सूरत, गुजरात में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि विश्व का प्रथम बिजली घर किस देश में स्थापित की गई थी? रूस में। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश से है, आप बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इडियम आपको बताना है जिसे हिंदी में मुहावरा कहते हैं, किसका? अ पीस ऑफ केक, इसका सही इडियम क्या होगा? देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है, वैसे आपके एसएससी लेवल का थोड़ी ना पूछेगा, सीएचएसएल सीजीएल का, यहाँ पे एकदम आराम सा प्रश्न पूछा जाता है। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान काम, ओके, आसान कार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, समथिंग डिफिकल्ट, यानी कि सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, समथिंग इजी। ओके, सही कर लीजिएगा। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान कार्य, यानी कि समथिंग इजी, वह चीज जो आसान हो उसे अ पीस ऑफ केक कहा जाता है इडियम के रूप में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, चाय सबसे ज्यादा किस शहर में होता है? आप असम को मत ढूंढिएगा क्योंकि यहाँ पे शहर पूछा गया है और असम क्या है? राज्य है। चाय सबसे ज्यादा दार्जिलिंग में होता है, ऑप्शन नंबर सी। और दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक शहर दार्जिलिंग को कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होता है, राज्य पूछे तो असम और शहर पूछे तो दार्जिलिंग, लेकिन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, हमेशा याद रखें। और असम जो है राज्य में होगा। और असम में चाय का उत्पादन कब शुरू किया गया था? 1835 ईस्वी में। और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न और है। लाल मिर्ची तथा अदरक सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। और नारियल, किशमिश, मसाला, छोटी इलायची सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? केरल। और इलायची से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? व्हाट इज ए क्रोकोडाइल बेबी कॉल्ड? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अच्छा, मगरमच्छ किस वर्ग के प्राणी है? सरीसृप वर्ग, यानी कि रेप्टाइल। सरीसृप का मतलब होता है जिसका कि पूरा बॉडी जो है ना आगे, मतलब छाती, वो जमीन से लगा हुआ हो, उसे कहते हैं सरीसृप। और मगरमच्छ इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा और है, जैसे छिपकली, घरेलू भाषा में जिसे गिरगिट कहा जाता है, सांप कहा जाता है, घड़ियाल, कछुआ, ये सभी जो है सरीसृप वर्ग के हैं, रेप्टाइल। जैसे आप छिपकली को देखेंगे, उसका छाती हमेशा जमीन से लगा रहता है, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, वैसा सांप का क्या नाम है जो घोंसला बनाकर रहते हैं? यह है नागराज सांप। अच्छा, जहरीली छिपकली कौन है जिसे हिंदी में सॉरी घरेलू भाषा में गिरगिट कहा जाता है? तो ये आपका हिलोडर्मा होगा। अच्छा, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन है? हाइड्रोफिश, जो कि समुद्री सांप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राइट आंसर हम लोग को क्या करना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही, इसे ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष भारत का कहा जाता है। अच्छा, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक है एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद है, ना कि एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, अगला, भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ये तो आसान ही है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। बैंकों का बैंक, व्हाट इज कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक? ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के फाउंडर कौन है? ब्रिटिश राज है। ओके, और फर्स्ट गवर्नर आरबीआई का कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। आप इसे ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के ओसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में
आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, जो कि वर्तमान में 25वें नंबर के ये गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। वैसे ये प्रश्न बहुत आसान है, इसे मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह है। वैसे आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यहां पे प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि T20 विश्व कप सबसे पहली बार कब खेला गया था? 2007 में। और प्रथम T20 विश्व कप के विजेता कौन था? तो अपना प्यारा देश भारत है। और T20 में सर्वाधिक छक्के किसने लगाया है? क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू रिसीव अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स? तो आप लोग को पता होगा, ये है मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और मैरी कॉम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक कब जीती थी? 2014 में। और मैरी कॉम कहां की रहने वाली है? मणिपुर की। और मैरी कॉम नाम पर एक मूवी भी बन चुकी है। आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उस मूवी को देख लीजिए। आप काफी मोटिवेट भी होंगे और कुछ बहुत ज्यादा चीज आपको सीखने को भी मिलेगा। देख लीजिएगा मैरी कॉम मूवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसका उपयोग करके वेब पेज बनाया जाता है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। आप लोग जो गूगल क्रोम वगैरह यूज करते हैं, वहां पे वेब पेज जो आता है वो किसका बना रहता है? ये HTML के सहयोग से बना रहता है। और देखिए, इंटरनेट पर खोलने वाला पेज को वेब पेज कहा जाता है। HTML का पूरा नाम पूछा जा सकता है, जैसे इसका क्या नाम होगा? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष छोड़ा गया था? हाल फिलहाल में चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। और चंद्रयान फर्स्ट को कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चंद्रयान फर्स्ट को किसने बनाया था? इसरो ने। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां की राजधानी है? कर्नाटक की। इसरो का स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 1869 में की गई थी। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन यानी कि डायरेक्टर कौन है? के सिवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग लगाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? हिंदी का क्वेश्चन। अंग लगाना मुहावरे का सही मतलब क्या है? अंग से अंग लगाना मतलब गले लगाना। ऑप्शन बी सही जवाब है। और इनके अलावा और कुछ मुहावरे आपको ध्यान रखना है, जैसे आंख बिछाना का क्या मतलब है? सम्मान करना। मन महसूस कर रह जाना, मन के भाव मन में रह जाना। अंक में समेटना यानी कि गोद में लेना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, टीन का प्रतीक क्या है? टीन, टीन का सिंबल क्या है? SN। ऑप्शन नंबर सी, टीन का प्रतीक SN होगा, लेकिन बहुत लोग TI को कर देते हैं। सोचता है कि TIN स्पेलिंग होता है तो TI होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीन का प्रतीक SN होता है। और टीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50। टीन का लैटिन नाम क्या है? स्टेनम। और इनके अलावा और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइटेनियम का प्रतीक कितना है? TI। और परमाणु क्या है? 22। सिलिकॉन का प्रतीक क्या होता है? SI। और इसका परमाणु क्रमांक 14। टेंटलम का प्रतीक क्या होगा? TA। और परमाणु 73। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जैसा कि आपको पता है कि बिहार एक समय में बंगाल का ही भाग हुआ करता था। बंगाल विभाजन कब हुआ था और किसके द्वारा यह आदेश दी गई थी? तो यह था आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? 152 के तहत। 152 ये ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, राज्यपाल किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्य का। और उसी तरह देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल और देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। यानी कि संविधान का रक्षक कहा जाता है राष्ट्रपति को। और राज्यपाल त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। ओके। और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? Who was the founder the Hindustan Socialist Republication Association? राइट नंबर ऑप्शन डी इज द सही जवाब है। तो देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 में। ये कौन सा कलर आ गया? दिख रहा है ना जी? ये इस रंग में आपको दिख रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1924 में। लेकिन आपको यह सवाल आया कि यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन है और क्वेश्चन में पूछा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। तो देखिए आपको बता दें, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, लेकिन भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया। कब? 1928 में। और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस में आपको 1924 भी मिलेगा, 1928 भी मिलेगा। तो आपको क्या जवाब करना है? 1928। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका नाम बदलकर भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की, लेकिन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन स्थापना हुई थी ना, तो इसलिए 1928 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी से, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का सही संधि विच्छेद होगा रमा जोड़ इस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री को कहते हैं? जी नहीं, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद कहां के थे? किस राज्य के? बिहार के थे। आप लोग ये बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, बिहार के किस जिला से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? अच्छा, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा सिंह पाटिल। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का पद हमारे देश में ली गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? देखिए ये दोनों अलग अलग चित्र है, ये है गेटवे ऑफ इंडिया और ये है इंडिया गेट। कंफ्यूज ना होकर के इस प्रश्न का आंसर करें। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ये है गेटवे ऑफ इंडिया और ये है लाल किला। ओके, सॉरी ये लाल किला है। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट कहां है? सॉरी इसको क्या बोलते हैं? लाल किला ना। लाल किला कहां है? यह है दिल्ली में। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब की गई थी? 1911 ईस्वी में।
किसने की थी? राजा जॉर्ज पंचम रानी मैरी के स्वागत के लिए तैयार किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। और ध्यान रखिएगा लाल किला दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 26, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से ही संबंधित है, इसकी स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार? ऑप्शन नंबर ए, कुमार गुप्त प्रथम, ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 436 ईसा पूर्व में। और नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम वाइस चांसलर कौन था? गोपासंभरवाल। आप लोग ये बताइएगा, ज्यादा क्वेश्चन जैसे इसमें 50 क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? अभी तो आधा ही हुआ है। बोर होइएगा तो बता दीजिएगा, छोटा कर दूंगा वीडियो अगले दिन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? आसान है। तो ये होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी कि महात्मा जी के गुरु एमजी रानाडे थे। और आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? जीव विज्ञान का प्रश्न। तो सही जवाब है गुर्दे की खराबी के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो देखिए, गुर्दे की खराबी जिसे इंग्लिश में रीनल फेल्यूर कहा जाता है, इस रोग का उपचार डायलिसिस पर किया जाता है। और गुर्दे की खराबी की स्थिति में ब्लड यानी कि रक्त ठीक ढंग से साफ नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 29, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? कृष्ण वीवर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण वीवर, जिसे इंग्लिश में ब्लैक होल्स कहा जाता है, इसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है। अच्छा, ब्लैक होल सीमा को किसने प्रमाणित किया था? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर किस देश के थे? भारतीय थे। और चंद्रशेखर को इसलिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1983 ईस्वी में। अच्छा, कौन सा धूमकेतु 76 वर्षों पर दिखाई देता है? हैली नामक धूमकेतु 76 वर्षों पर दिखाई देता है। यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, रेफ्रिजरेटर की आविष्कार कब किया गया? 1834 ईस्वी में। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जोकोब परकिंस। और जोकोब परकिंस किस देश के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? What is called throat in human body? तो मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। और प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछ लेगा आपसे कि वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लिश प्रश्न। एंटोनीम बताना है। देखिए, एंटोनीम का हिंदी मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि उल्टा शब्द आपको बताना है इस वर्ड का। डिमोलिश का एंटोनीम बताएं। डिमोलिश का एंटोनीम होगा कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर सी। डिमोलिश का हिंदी क्या होता है? डिमोलिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय, मतलब बर्बाद करना। जैसे एक बिल्डिंग बना है, उसको तोड़ फोड़ के एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिए,
तो क्या हो गया, बर्बाद हुआ ना। तो ये हुआ आपका डिमोलिश, जिसे डिस्ट्रॉय कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब बर्बाद करना को अच्छा करना कहेंगे तब ना होगा एंटोनिम। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्ड, मतलब बनाना, इरेक्ट, पुट अप, रेज, ये सब आपका हो गया कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम, यानी कि डिमोलिश का एंटोनिम। डिमोलिश मतलब बर्बाद करना, कंस्ट्रक्ट मतलब तैयार करना, बनाना। ओके, और ऑप्शन जो बचे हैं जैसे चेरिश, चेरिश का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन, यानी कि किसी की रक्षा करना, देखभाल करना। अबोलिश मतलब फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, मतलब कि किसी चीज को जड़ से खत्म करना, उसे अबोलिश कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पोलियो उन्मूलन अभियान, मतलब क्या कहना चाह रही है सरकार की, पोलियो को जड़ से खत्म कर देंगे, यानी कि पोलियो को अबोलिश कर देंगे। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब डिलिबरेटली मेक, यानी कि जानबूझकर मुश्किल पैदा करना। ओके, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब हो गया आपका एक प्रकार से बाधा। ओके, बाधा अड़चन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। और इनके अलावा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि कोई भी रहे, तो ये बना था आपका पटाभी सितार मैया। और पहली महिला अध्यक्ष आजादी के बाद इंदिरा गांधी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इंदिरा गांधी से एक और ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो यही थी इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा सिंह पाटिल, और प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। जैसे कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? तो ये होगा आपका 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अच्छा, किसके जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, तो ये भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। और ये भी बता चुका हूं पीछे इसी वीडियो में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। कहां हुआ था? नदियाद में, यानी कि नदियाद जिला है किस राज्य में? गुजरात में। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी अभी बताया, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इसकी हत्या भी यही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जानी जा सकती है, क्योंकि इसी दिन 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉरी। IMO का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IMO। IMO का पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1948 को। हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ये वर्ड जो दिया गया है, यानी कि सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसा मतलब बताएं, यानी कि साफ कहें तो क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द। गाइल, गाइल का सिनोनिम बताएं, मतलब गाइल से संबंधित और वर्ड कौन है? तो गाइल का सेम मीनिंग होगा डिसीट, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गाइल का मतलब क्या होता है? गाइल का मतलब होता है डिसीट, आर्टिफाइस, चीटिंग, यानी कि गाइल का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि झांसे में ढालना,
चोरी झांसे में डालना, चोरी करना, धोखा देना, ये आप कह सकते हैं गाइल को। और सेम मीनिंग डिसीट का मतलब भी यही होता है, झांसे देना, चोरी करना, और क्या बोल सकते हैं कि धोखा देना। ओके, चीटिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि कुछ चीजें समझने की क्षमता को इंट्यूशन कहा जाता है। सरफिट का मतलब क्या होता है? अन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा को सरफिट कहा जाता है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड मीन्स ओरिजिनल रियल, यानी कि वैसा चीज जिसे प्रूव्ड यानी कि प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, उसे ऑथेंटिक कहते हैं। ओके, ऑथेंटिक का मतलब हो गया ओरिजिनल। ओके, रियल जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इडियम का मतलब होता है हिंदी में मुहावरा। आप इसका मुहावरा बताएं। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी चीज को लेकर गुस्से में होना। तो यहां पे आप देख लीजिए ऑप्शन में, एंग्री अबाउट समथिंग, ऑप्शन ए सही जवाब है, किसी चीज को लेकर गुस्से में होना, अप इन आर्म्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम माई कंट्री माई लाइफ? मेरा देश मेरा जिंदगी है, इस पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, आप इसे पहचानते हैं, ये कौन है? ये है कल्पना चावला। प्रश्न इसी से संबंधित है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? कल्पना चावला कोलंबिया यान से गई थी, ऑप्शन नंबर ए। और यह भी ध्यान रखना है, कल्पना चावला भारत की थी और कोलंबिया यान में आग लग जाने के कारण 1 फरवरी 2003 को इनकी मौत हो गई थी और इनके साथ साथ 7 यात्री भी का निधन हो गया था इसी घटना में। कब? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? When was the first Asian Games organized? उन्नीस सौ इक्यावन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देश के आजादी और संविधान लागू होने के कुछ दिनों के बाद ही प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। कब? 1951 में। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश आजाद होने के साथ ही कुछ दिन के बाद प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? दिल्ली में। कब? 1951 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिहार से रिलेटेड, माता पूर्ण देवी का सबसे पुराना मंदिर कहां स्थित है? बिहार में ही है पूर्ण देवी। शायद आपको पता होगा, पूर्ण देवी के नाम पर उस जिले का भी नाम रखा गया है, वह है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी। आप चित्र में देख सकते हैं, यह है माता पूर्ण देवी की सबसे पुराना मंदिर और यह पूर्णिया में स्थित है जो कि बिहार में है। और पूर्ण देवी के नाम पर ही पूर्णिया का नाम रखा गया है। और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो यही है आपका पूर्णिया, जहां पर माता पूर्ण देवी की मंदिर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? हीराकुंड जलाशय महानदी पर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। इनके अलावा और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? महानदी पर। और दोनों हीराकुंड जलाशय और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में। और सबसे लंबी नदी वाला बांध कौन है? हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और कौल डैम परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। पोचमपाद प्रोजेक्ट किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? गुजरात में। और यहीं से नर्मदा नदी से प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाएगा
कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। और यहाँ पे कुछ जगह पे आपको टाइपिंग एरर दिख रहा होगा, जैसे सतलज लिखा गया है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, टाइपिंग एरर हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये है घोड़ा। अब बताइएगा, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कितने दिनों तक का था? 1206 से 1210 ईस्वी में। और दास वंश की स्थापना कब की गई थी? यही है 1206 ईस्वी में। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? खेल खेलने के दौरान, चौगान खेल खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़ा से गिर जाने के कारण। और प्रश्न आपसे इस तरह से डायरेक्ट पूछ लेगा कि चौगान खेल में किस जानवर का इस्तेमाल किया जाता है? तो घोड़ा, घोड़े पर से नहीं गिर के मरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संस्थापक, दास वंश के संस्थापक है। कहां से मरा था? यही घोड़ा पर से गिर करके। और ये चौगान खेल इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 इंग्लिश का, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि गलत स्पेलिंग किसका है उसका आपको बताना है। तो देखिए यहां पे, चलिए ऑप्शन से चलते हैं। अब फुलली का मतलब क्या होता है? इसका स्पेलिंग सही है। अब फुलली का मतलब होता है वेरी बैडली अनप्लीजेंटली, मतलब बहुत खराब जिसे कह सकते हैं, वेरी बैड। ओके, अनड्यूली का मतलब क्या होता है? अनवारंटेड डिग्री। और अनड्यूली का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरली, डिस्प्रूटिव, यानी कि डिसिप्लिन से बाहर होना को कहते हैं अनड्यूली, यानी कि अपना डिसिप्लिन, कंट्रोल से बाहर को क्या कहेंगे? अनड्यूली। और फैथफुली का स्पेलिंग गलत है। फैथफुली में एक एल यानी कि सिंगल एल ना होकर के डबल एल होता है, फैथफुली। और फैथफुली का मतलब होता है विच मीन्स इन अ मैनर दैट इज ट्रू टू द फैक्ट और ओरिजिनल। फैथफुली मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब पूर्ण भरोसा करने को फैथफुल कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिहार का मानचित्र से संबंधित है। बिहार में इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? और ध्यान रहे, आपको एग्जाम में ये मैप नहीं देगा, ऐसे आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ये है आपका मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मुंगेर में भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है। मुंगेर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सीता कुंड है। और मुंगेर जो है नेपाल से नहीं लगता है, ये गंगा नदी के पार है नेपाल के बाद। ओके, नेपाल से ये नहीं लगता है। अच्छा, नेपाल के साथ बिहार का कितना जिला लगता है? 7 जिला। कौन कौन? तो चलिए देखते हैं मैप से। पहला तो है यहाँ पे, इधर गया भाई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, 3 हो गया। चौथा होगा आपका अररिया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी यहाँ पे है। उसके बाद सुपौल हो जाएगा। उसके बाद किशनगंज। तो गिन लीजिए, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही 7 ही जिला नेपाल से लगती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप लोग, कर दीजिएगा इसका आंसर। सर्च इंजन इनमें से कौन नहीं है? फ्लिपकार्ट है भाई, ऑप्शन नंबर सी। फ्लिपकार्ट क्या है? ये तो एक ऑनलाइन खरीदने वाला एक वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इनके अलावा याहू, बिंग, विकिपीडिया, ये सब जो है सर्च इंजन है। जिस तरह गूगल पे आप कुछ खोजते हैं ना, तो याहू में भी आप खोज सकते हैं, बिंग में भी खोज सकते हैं, विकिपीडिया में भी खोज सकते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट में आपको नहीं मिलेगा। इस पर आपको जो है प्रोडक्ट खरीदने को और बेचने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों?
लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए इस मिट्टी पर खेती करना थोड़ा मुश्किल होती है। अच्छा, लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? आयरन और सिलिका। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ऑप्शन बी। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कीटाणु से बचने के लिए कागज तथा कपड़ों में किया जाता है और इसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 49, गेम से वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल? चित्र को देखकर भी यहाँ पे काउंट कर लीजिए ना भाई, आप नहीं कर पाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एगो एक इसमें एगो अंपायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। देखिए चित्र में आपको एक तरफ का बताना है, यहाँ पे आपको दोनों टीम का दिख रहा है। एक टीम में होता है 6, कुल मिलाकर हो गया 12, यानी कि वॉलीबॉल के पूरे खेल में 12 प्लेयर होंगे लेकिन एक टीम में 6 होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 50, इस्तीफा शब्द किस वर्ग में आता है? हिंदी का प्रश्न है, इस्तीफा शब्द किस वर्ग में आता है? इस्तीफा शब्द विदेशज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए सब ऑप्शन को देखते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा करके ले लिए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे कुप, पंचम, देखिए पंचम संस्कृत है ना, तो इसलिए यह क्या हो गया आपका तत्सम। यानी कि तत्सम उसको कहेंगे जो शब्द संस्कृत से जैसे के तैसे उठा करके हिंदी में लाया जाए, उसे कहेंगे तत्सम। पंचम देखिए संस्कृत में पंचम होता है और हिंदी में क्या कहते हैं? 5 न कहते हैं, तो पंचम हो गया आपका तत्सम। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे पंचम को हिंदी में क्या कहेंगे? 5, और पंचम देखिए पंचम हिंदी ही है, पंचम देखिए तत्सम हो गया क्योंकि ये संस्कृत में भी पंचम होता है और इसको बदल करके थोड़ा अच्छा और किया है 5, तो 5 क्या हो गया आपका तद्भव, यानी कि संस्कृत से चेंज करके हो जाए जो शब्द उसे तद्भव कहेंगे। देशज का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो देश यानी कि भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित किए जाए उसे क्या कहेंगे? देशज। जैसे कि थैला, लोटा, ये सभी भारत की किसी और एरिया से लिया गया, हिंदी में ही इसको कर दिया गया है, थैला, लोटा, ये सब आपका हो गया देशज। विदेशज क्या है? विदेशी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं उसे विदेशज कहते हैं, यानी कि दूसरे देश का आया हुआ शब्द इंडिया के हिंदी में कर दिया जाए उसे क्या कहेंगे? विदेशज। जैसे कि विदेशी भाषाओं में कुछ इंपोर्टेंट है उसी को ज्यादातर किया गया है। अरबी हो गया, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल है। ओके, इसे क्या कहेंगे? विदेशज। जैसे कि अदालत, ऑफिस, इस्तीफा, ये सभी जो है आपका विदेशज में आएगा क्योंकि ये सब दूसरे देश के जगह से लिया गया है और हिंदी में कर दिया गया है। वीडियो लगता है ज्यादा लंबा हो गया। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए आज रखा हूं, देखते हैं कि 2 प्रश्न में आप दोनों प्रश्न का आंसर सही कर पाते हैं कि नहीं। इस प्रश्न का तो आंसर मैं पीछे वीडियो में बता ही चुका हूं। बिहार के किस जिला को योग नगरी कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाया। वैसे बिकम अ गुड पर्सन मतलब एक अच्छा व्यक्ति बनिए। बिहार के किस जिला को योग नगरी कहा जाता है? इंग्लिश में बोल देता हूं। विच सिटी इज कॉल्ड द योग नगरी ऑफ बिहार? एक प्रश्न हुआ। चित्र में भी आप देख लीजिए, यही है बिहार का योग नगरी, यानी कि विश्व योग आश्रम यही है। किस जिला को कहा जाता है बताइएगा। अगला प्रश्न एक और है आपके लिए, बिहार का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? इस प्रश्न का भी सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो गए होंगे। बोर हो जाते हैं ऐसे वीडियो यानी कि लंबी वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले दिन से छोटा वाला वीडियो लाएंगे, क्वेश्चंस की संख्या कम कर देंगे। ओके, और पिछला वाला वीडियो आप देख लेंगे। कोई भी वीडियो आपको देखना है बिहार पुलिस से रिलेटेड
तो आप चैनल पर जाएं, वहां पर आपको बिहार पुलिस का स्पेशल प्ले लिस्ट मिलेगा भाई। वहां पे आपको बिहार पुलिस का सारे वीडियो मिल जाएंगे। वैसे आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जाइए, आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।